स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज से हमने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उनकी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी ना किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का भगवान माना जाता था, यानी कि गॉड ऑफ वॉर किसको माना जाता था ऋग्वेद में? अग्नि, इंद्र, सूर्य या फिर वरुण? ध्यान रखिएगा, इंद्र भगवान को वो गॉड ऑफ वॉर माना करते थे। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था, यानी कि जो खाना वो खाते थे सबसे प्रमुख किसे मानते थे? ध्यान रखिएगा, दूध और उससे जो भी बने मटेरियल्स होते थे वो उसको अपना मुख्य भोजन मानते थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी मटेरियल दूध या फिर उससे बनता था वो उसको गोविष्ट कहते थे। ठीक है, गोविष्ट कहा करते थे, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहां पर और आपको बता दूं कि जो आर्यंस थे वो आए थे 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक भारत में उन्होंने रहा, और इस काल को हम वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या था, तो आप बताओगे 1500 से लेकर के 600 बीसी तक हमारा वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है कि संगीत का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन को मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहते थे हम जो देवताओं को प्रसन्न करने वाले जो मंत्र होते थे वो रखते थे किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सामने है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपको जो कर्म आपने किया है, जो काम आपने किया है, उसको सिद्ध करने के लिए जो बात कही गई है वो यजुर्वेद में कही गई है। ठीक है, सी ऑप्शन है सामवेद। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सामवेद, और सामवेद में ही यहां पर म्यूजिक की बात की गई है, संगीत का जिक्र किया गया है। डी ऑप्शन आपके सामने है अथर्ववेद। ठीक है, जो जादू टोना मंत्र, ठीक है, ये तो जो अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा जादू टोना जो होता है, भूत प्रेत वाले सिस्टम, वो रखे गए हैं अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसको ब्लैक वेद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी काला जादू कहा जाता है। तो लेकिन जो थर्ड है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सामवेद, जो म्यूजिक यहां पर पूछा था। ठीक है, हर एक ऑप्शन को आपको तोड़ के बता रहा हूं ताकि कुछ भी एक भी पॉइंट आपका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटे। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और प्लीज सभी लोग एक बार लाइक बटन प्रेस जरूर करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक प्राचीन भारतीय पौराणिक स्रोतों के अनुसार सुरभि एक था। ठीक है, एक चीज यहां पर आपको बता दूं सुरभि से, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, जब देवता और राक्षस लोग मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे आभूषण निकले थे, और उन आभूषण में से एक निकली थी गाय, और उसी गाय का नाम क्या था? सुरभि। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक गाय निकली थी समुद्र मंथन के टाइम पे, उस गाय का नाम था सुरभि। तो बी ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है लौकिक महासागर मंथन से खजाने के रूप में गाय। बहुत सारे खजाने निकले थे, हर एक चीज से जो है आपको पता होगा कि अमृत निकला था, बहुत सी चीजें निकली थी, लेकिन उसमें से एक गाय निकली थी, उसी गाय का नाम क्या था? सुरभि। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध वैदिक नदी जो काफी समय पहले विलुप्त हो गई, जो अब राजस्थान में भूमिगत बहती है, वो क्या है? ठीक है, देखिए जो वैदिक लोग थे, ठीक है, यानी कि जो पहले के लोग वैदिक लोग थे, वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी अपनी माना करते थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पता होगा इस टाइम पे सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है, और उसी को वो मानते थे अपना सबसे पवित्र नदी। और एक पॉइंट और यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है कि जो वैदिक लोग हुआ करते थे, सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा नाम जो वैदिक में है, वैदिक एज में, वो लिया गया है सिंधु का। ठीक है, पवित्र नदी की बात की जाएगी तो हम सरस्वती को टिक करेंगे, लेकिन अगर यह पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन से नदी का वर्णन किया गया है, तो आप बताओगे सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फिफ्थ का जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और जो भी नए लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस जरूर करिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी जरूर ऑन करिएगा।
सिक्स क्वेश्चन है कि सुल्तान गजनवी के महमूद यानी कि महमूद गजनवी, आप सिंपल सा कहो कि भारतीय विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो भारत में वो विजय करने के लिए आया था, मेन पर्पस उसका क्या था, ये पूछ रहा है। देखिए कोई भी वंश हो, चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, कोई भी वंश या फिर कोई भी आक्रमण करता है किसी देश पे, मेन पर्पस उसका होता है पैसा, है ना। तो पैसे के लिए यानी कि धन अधिग्रहण करने के लिए जो मोहम्मद गजनवी था वो यहां पर भारत में आक्रमण कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, जितने भी प्रसिद्ध फेमस यहां पर उसके युद्ध थे वो बता दूं। 1001 में उसने एक वाय हिंद का युद्ध लड़ा जो कि गुजरात में है। 1025 में सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था, यह भी आपको पता हो रहा। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे आखिरी युद्ध कौन सा लड़ा था महमूद गजनवी ने, तो आप बताओगे कि जाटों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा महमूद गजनवी ने 1026 और 27 में, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूं कि जो सबसे आखिरी युद्ध था वो था जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था 1026 और 27 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल सम्राट जिन्होंने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फरमान जारी किया था, वो कौन थे, ठीक है। अब यहां पर समझने की आपको जरूरत है। सो पहला ऑप्शन आपके सामने है फर्रुखसियार, ठीक है, इसी ने ये फरमान जारी कर दिया था। अब यहां पर जितने और ऑप्शन है उनकी अब हम बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन आपको दिख रहा है बहादुर शाह, ठीक है, ये कौन थे, ये अंतिम मुगल बादशाह हुआ करता था, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपके सामने है जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह को हम लंपर भी कहते थे, लंपर मूर्ख के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौन, शाहजहां शाह को लंपर मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। डी ऑप्शन यहां पर आपके सामने है शाह आलम, इसी को हम बहादुर शाह जफर प्रथम भी कहते हैं, शाह ए बेखबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, आपके क्वेश्चन में बनता है, तो आप बताओगे शाह आलम को क्या बोला जाता है, शाह ए बेखबर। लेकिन 17 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा फर्रुखसियार, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी अगर हो जाए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन को लेकर के चल रहा हूं, तो जेन्युइन सी बात है यार कि वीडियो थोड़ी सी तो बड़ी होगी, है। 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस्माइल आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। आपके जो एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है, यहां पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सिंपल से बता दोगे इस्माइल आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण कराया था। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 9th क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एक सीरीज में ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन्होंने ही 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि उस टाइम किसके समय पर इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन आप देखो लिखा हुआ है कृष्णदेव राव, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो कृष्णदेव राव तुलुव वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तुलुव वंश के संस्थापक थे, और क्वेश्चन बनता है कि तुलुव वंश का आखिरी संस्थापक कौन था, तो आप बताओगे सदाशिव राव तुलुव वंश का आखिरी संस्थापक था, ठीक है। हर एक पॉइंट क्लियर करना है आपको। 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने संदेश का प्रसार करने के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्त संत कौन थे। देखिए जो तुलसीदास थे, कबीरदास, सूरदास, ये सब क्या थे, ये लोग मिक्स लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। कभी कोई जो है अवधी में लिख दिया, कोई संस्कृत में लिख दिया, कोई बिहारी, कोई मगधी, इस तरीके से लैंग्वेज में लिखते थे, लेकिन पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग करने वाले कौन थे, ये थे रामानंद। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
11वां क्वेश्चन है कि दिनांक 12 मार्च 1930 को भारतीय इतिहास में जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर हर ऑप्शन को आपको मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं 11 का जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च कराई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 में। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन आप देखो लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था नवंबर 1930 में। ठीक है, नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सी ऑप्शन आपके सामने है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट भी लाया गया था कब? 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट लाया गया। डी ऑप्शन आपके सामने है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। डेट वाइज यहां पर आपके एग्जाम में पूछता है, डेट भी आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन जो 11 था इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह क्या था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके जो है किस रीजन से स्टार्ट किया गया था? सिंपल सा आप ये चीज समझो। ठीक है, तो एक चीज यहां पर आप समझो, पूर्ण आजादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 12th का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत से इसमें ऐसे चीजें लिखी जैसे भारतीयों के लिए समान रोजगार अवसर, ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, बी ऑप्शन आप देखो भगत सिंह की प्रस्तावित फांसी, ये भी कोई पर्पस नहीं था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कब की गई थी? ये मेन रीजन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो था पूर्ण आजादी उनको प्राप्त कराना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, कुछ ऑप्शन छुप जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को जो है टाइप नहीं किया गया है, बुक से क्लिक की गई है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। और अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लेना। ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के रेड शर्ट का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बहुत बार यूपीएससी तक में यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर हर एक ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। ठीक है, बी ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कायदे आजम भी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। इनकी एक मैगजीन थी, डॉन नाम की मैगजीन थी, जो आज भी पाकिस्तान में चलती है। ठीक है, हर बार मैक्सिमम बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि डॉन नाम की मैगजीन किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना। और एट प्रेजेंट टाइम में भी पाकिस्तान में डॉन नाम की मैगजीन चलती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपके सामने है शौकत अली। ठीक है, अब शौकत अली कौन थे? इनका संबंध मुस्लिम लीग से हुआ करता था। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को मैंने आपको तोड़ करके बता दिया है। तीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के और 5 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च। जैसे ही दांडी मार्च खत्म हुआ तुरंत स्टार्ट कर दिया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि 6 अप्रैल 1930 से शुरू कर दिया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब यहां पर हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1905 से। ठीक है, 1905 से शुरू की गई स्वदेशी मूवमेंट। बी ऑप्शन आपके सामने है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 से। सी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डी ऑप्शन आपके सामने है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, और यह स्टार्ट हुआ था 1942 में। और गांधी जी ने इसी आंदोलन के वक्त एक नारा दिया था, करो और मरो, यानी कि डू और डाई का नारा कब दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, यानी कि 1930 में लॉर्ड इरविन जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब यहां पर एक ऑप्शन और आपको बता दूं, डी ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड वेवल। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि वेवल योजना कब स्टार्ट
स्टार्ट की गई थी? तो यहां पर आपको बताना होगा 1944 में वेवल योजना शुरू कर दी गई थी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वेवल योजना। अब यहां पर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वेवल योजना थी वो लॉर्ड वेवल के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1944 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन है कि एल्बा से लौटने पर किसने पेरिस से दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के मार्च से की थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्बा से लौटने पर पेरिस से दांडी मार्च की तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो भी नेपोलियन के मार्च से। तो सी ऑप्शन 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, एक चीज यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है। 16 क्वेश्चन है आपके सामने कि एल्बा से लौटने पर किसने पेरिस से दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के मार्च से की थी? तो दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के मार्च से करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर बात आई है सुभाष चंद्र बोस की, तो एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है कि 1939 में, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बार एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मैं ऑप्शन की तरफ चलता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है दादा भाई नेरोजी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिएगा। पहला ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपके सामने है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आप लगाओगे लाला लाजपत राय। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहां पर आपको बताता हूं। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक इनको कहा था किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप। एक सिटोल, ठीक है, सिरोल नाम का एक जो है वो आप कह सकते हो कि जो है यहां पर जो राज करने आए थे जो है ब्रिटिशर्स था, सिरोल नाम का, उसने इनको भारतीय जो है अशांति का जनक कहा था। ठीक है, सिरोल ने एक किताब लिखी थी अनरस्ट इंडिया। उसी किताब में इसने भारतीय अशांति का जनक कहा था किसको? लाला बीजी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक के बारे में 2 पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 यहां पर उनकी अखबारें चलती थी, एक था केसरी और एक था मराठा। ठीक है, केसरी जो थी वो आपकी चलती थी मराठी में और जो मराठा अखबार था वो आपका चलता था इंग्लिश में। ठीक है, दोनों पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन सभी ऑप्शन से हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में किसने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मसौदा तैयार किया था। एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि 1928 में, ठीक है, 1928 में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के डिमांड की बात की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1928 में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। ठीक है, तो आज हमने पूरे 17 क्वेश्चन की आज हमने एक सीरीज कंप्लीट कर ली है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप चाहे जहां पर भी हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके आगे की सीरीज में कल अपलोड करूंगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।